हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड इवनिंग, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। दोस्तों, इस समय हम सॉल्व करेंगे कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू जिनके पूछे जाने की जो पॉसिबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। आप इन एमसीक्यू को कमेंट बॉक्स में जाकर के इनके आंसर जो है दे सकते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं पहला एमसीक्यू क्या है, क्या कहता है। पहला एमसीक्यू है कि साम्राज्यवाद को एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमा से बाहर के क्षेत्रों पर शक्ति का विस्तार निम्न में से कौन विद्वान मानता था। यानी ये कोटेशन दे रखा है कि साम्राज्यवाद को एक राष्ट्र द्वारा अपनी सीमा से बाहर क्षेत्रों पर शक्ति का विस्तार, तो ऐसा कौन मानता है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो नीचे ऑप्शन है 4, माग्रेंथो, लेनिन, शूमा और पार्कर मून। पार्कर मून जो है इनको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा, ये तरीके से लिखे जाएंगे पार्कर मून। तो किसने ये परिभाषा दी हुई है या किसका ये कोटेशन है ये संबंध। ठीक है, तो राइट आंसर जो आएगा इसका वो आएगा इसका लेनिन ने ऐसा माना था कि साम्राज्यवाद क्या है। ये जीएस के अंडर में हिस्ट्री का क्वेश्चन है और जहाँ तक मैं समझ पाता हूँ किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में इसको पूछा भी गया था। एक और है इसी टाइप का, थोड़ा सा टफ है, कि साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की सर्वोपरि अवस्था किस विद्वान ने माना है। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद की सर्वोपरि अवस्था यानी जो कैपिटलिज्म होता है उसकी सबसे ऊपर वाली स्टेज के रूप में किसने इसे माना है। पार्कर मून ने माना है, लेनिन ने माना है, माग्रेंथो या शूमा। राइट आंसर क्या होगा इसमें ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो ऑब्जेक्टिव है ये सब आपको अवेलेबल हो जाते हैं इस वेबसाइट पर जाकर, वहाँ पर क्विज में आपको ये मिल जाते हैं। आप इसका पीडीएफ चाहें तो वो भी ले सकते हैं। राइट आंसर जो इसका आता है वो आता है लेनिन ने ऐसा माना हुआ था। क्वेश्चन नंबर तीसरा है। तीसरा क्वेश्चन भी हिस्ट्री से संबंधित है। 13वीं शताब्दी में किस यात्री ने चीन के सम्राट के दरबार में उपस्थिति दर्ज करवाई, या 13वीं शताब्दी में कौन सा यात्री जो था चीन के सम्राट के यहाँ पर गया था। इन चार में से मार्को पोलो, दूसरा है कोलंबस, तीसरा है वास्को डिगामा और चौथा है जमोरिन। जमोरिन के बारे में बता दूं, ये कालीकट जब वास्को डिगामा भारत आता है तो इनका वेलकम किया था। इतिहास की किताबें ये कहती हैं, सामान्यतः अगर हम पढ़ें तो इन्हें वहाँ का राजा मान लिया जाता है, किंग, लेकिन ऐसा अगर विशेष दृष्टि से देखें तो कहा जाता है कि जमोरिन एक प्रकार से टाइटल था, उपाधियां हुआ करती थी वहाँ के राजाओं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं तो यहाँ जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर जो आएगा, मार्को पोलो जो था वो चीन के सम्राट की तरफ चीन गया हुआ था। इनमें से बाकी चीन कोई नहीं गया। वास्को डिगामा जो भारत आया था, समुद्री रास्ते से भारत, एक नया रास्ता उसने खोजा था। ये कहना कि वास्को डिगामा ने भारत की खोज की गलत है। भारत विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे विकसित सभ्यता, कोई व्यक्ति उसकी क्या खोज करेगा। उसने बस इतना कि भारत, यूरोप से भारत आने का नया रास्ता कैसे बना सकते हैं वो उसने खोजा। तो ये कहाँ का नागरिक, स्पेन, पुर्तगाल, चीन, फ्रांस। तो हम सब जानते हैं कि ये पुर्तगीज था, पुर्तगाल से ये भारत आया था। अपने साथ ये बड़ी मात्रा में लोगों को भी लाया था, कुछ सामान भी लाया था, शिप लेकर आया था। उसको यात्रा व्यय में जितना खर्च हुआ उसका लगभग 60 गुना यहाँ से मुनाफा हुआ था जब वो वापस गए। अब क्वेश्चन नंबर है 5, 1497 में चला था या 1498 में भारत पहुंच गया था कोलंबस को। अब ये क्वेश्चन थोड़ा टफ है, लेट्स सी आप जानते भी हैं कि नहीं। अटलांटिक महासागर को पार करके अमेरिका तक पहुंचने में कब उसे सफलता मिली थी। कोलंबस भी भेजा गया था नए समुद्री रास्ते की खोज में, लेकिन वह भारत आने के स्थान पर कहाँ रह गए थे, ये अमेरिका पहुंच गए थे। अमेरिका को अभी दुनिया ने, अन्य लोगों ने नहीं जाना था, तो इसलिए उसे न्यू वर्ल्ड के नाम से भी जानते हैं। तो ये इंसिडेंट किस ईयर में हुआ था, 1480, 81, 82 और 83। चार में से क्या राइट आंसर है, तो रट लीजिए, इसका राइट आंसर है 1482।
क्वेश्चन नंबर है 6, प्लासी का युद्ध जो है वो कब हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी महत्वपूर्ण माना जाता है। ये युद्ध अंग्रेजों ने यहाँ से अधिकार की, शासन की शुरुआत मान ली जाती है भारत में। प्लासी के बाद बक्सर का युद्ध भी महत्वपूर्ण होता है। तो ये कब युद्ध लड़ा गया था? क्रम से यहाँ पर ईयर दिए गए हैं, और जब कभी क्रम से ईयर दिए जाएं और हमारी पढ़ाई कमज़ोर हो, हम गाइडों से पढ़ें, तो ज़रूर उलझ जाते हैं। तो 17, 57, 58, 59 और 60 राइट आंसर है। ये 57 में हुआ था। इसमें जो बंगाल के नवाब थे, उनका मुख्य सेनापति मीर जाफर, जिसे अंग्रेज़ों ने अपने साथ मिला लिया था, एक प्रकार से धोखा दिया था, तो नवाब को नवाब के रिश्तेदारों ने ही हरा दिया था। ये क्वेश्चन भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि 1857 का जो पहला स्वतंत्रता संग्राम है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल, तो उसमें पहले बलिदानी कुंवर सिंह माने जाते हैं। जमींदार थे, लगभग 70-80 वर्ष की उम्र थी। तो वो कहाँ के जमींदार थे? और 1857 की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति में सर्वश्रेष्ठ जो नेतृत्व किया है, लीडरशिप जो की है, वो भी इन्हीं के द्वारा की गई है। बाकी सबकी लीडरशिप जो थी, इनसे बहुत पीछे थी। तो ये जमींदार थे। बिहार में जगह है जगदीशपुर, वहाँ के ये जमींदार थे। अगला क्वेश्चन है कि तात्या टोपे को कब फांसी दी गई थी? तात्या टोपे को कब फांसी दी गई, ये भी पूछते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं कि तात्या टोपे को कहाँ फांसी दी। दोनों बातें आ जाती। कहाँ दी गई ये थोड़ा सिंपल पड़ जाता है कि होता क्या है, अक्सर मैं मान के चलता हूँ, अगर मैं स्टूडेंट के या एस्पिरेंट की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करूँ, कि यदि कहीं पर कोई घटना है तो वो हमें याद हो जाती है, लेकिन हम अक्सर भूलते हैं वर्ष, ईयर, और इतिहास में जो एक जैसे नाम आते हैं, उपाधियाँ आती हैं, वो भूलते हैं। तो शिवपुरी के जंगलों में फांसी दी गई थी, ये तो याद रहता है। ईयर जो था 1859, तात्या टोपे को 1859 में फांसी दी गई थी। शिवपुरी का जंगल, वहाँ पर अंग्रेजों ने एक किला भी बनवाया था, कैसल, जॉर्ज कैसल। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति में किस स्थान से लीडरशिप की थी? 1857 की क्रांति हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी महत्वपूर्ण हो जाती है। ये प्रीलिम्स में, यानी कि जो भी वनडे एग्जाम में, उनमें भी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं, और जो डिस्क्रिप्टिव है यानी मेंस को लेकर के अगर हम बात करें, तो उसमें भी प्रश्न आते हैं। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आते हैं इस क्रांति के कौन कौन से स्थान थे, वहाँ से नेतृत्व किसने किया, नेतृत्व के साथ साथ वहाँ उस विद्रोह को किस अंग्रेज कमांडर ने या किस अंग्रेज अधिकारी ने सप्रेस किया, ये भी पूछ लेते हैं। फिर ये पूछ लेते हैं, अगर हम वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कि इस क्रांति को अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने सैनिक विद्रोह कहा है, किसी ने इसे पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो उस संदर्भ में भी पूछ लेते हैं ना, ऐसे वन लाइन टाइप के। और मुख्य परीक्षा में होता है कि इस विद्रोह के कारण क्या थे, कॉजेज बताओ, इस विद्रोह के दौरान होने वाली जो घटनाएं थी, उन घटनाओं पर थोड़ा शॉर्ट नोट्स लिख दो, इस विद्रोह के रिजल्ट क्या मिले, परिणाम, और परिणामों भी दो पार्ट कर देते हैं कि कौन से परिणाम पॉजिटिव हुए भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से, और कौन से परिणाम जो हैं भारतीयों के पॉइंट ऑफ व्यू से नेगेटिव हुए। फिर इसमें ये भी पूछ लेते हैं कि आखिर यह विद्रोह जो है फेल हो गया था, तो असफलता क्यों हुई थी। तो जब आप पढ़ाई करें, यदि आप सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हैं तो इंटीग्रेटेड पढ़ो, और यदि वनडे एग्जाम में है तो फिर उतना ज़्यादा नहीं, लेकिन यहाँ इंटीग्रेटेड पढ़ोगे, इस प्रकार के क्वेश्चनों के आंसर खोजोगे, तो ये क्वेश्चनों के आंसर तो मिल ही जाएंगे। बेगम हजरत महल जो थी, इन्होंने लखनऊ में नेतृत्व प्रदान किया हुआ था। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एक सैनिक क्रांति था। अभी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग लोगों ने इसे अलग अलग नाम दिया, सैनिक क्रांति या म्यूटनी ऑफ सोल्जर कह सकते हैं। तो ये किस व्यक्ति ने इसको सैनिक क्रांति के रूप में इसको माना या इस विद्रोह को कम करके आंका? जॉन लॉरेंस थे, जेम्स आउट्रम, वीर सावरकर, एस.एन. सेन। तो वीर सावरकर का तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो थे, इन्होंने तो इसको भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा है। ये सैनिक क्रांति कहने वाला व्यक्ति जो है वो जॉन लॉरेंस है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि भारत में धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलन
किस सेंचुरी, किस शताब्दी में शुरुआत हुई? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और पूछे जाने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। तो यहाँ शताब्दी यानी सेंचुरी की बात की जा रही है, 17th, 18th, 19th और 20th। मुख्य परीक्षा में भी इसको पूछते हैं कि धार्मिक और सामाजिक सुधार आंदोलनों को लेकर, जैसे ब्रह्म समाज, इस पर प्रार्थना समाज या रामकृष्ण मिशन, और इन पर प्रश्न आते ही रहते हैं। तो ये कौन सी शताब्दी में शुरुआत हुआ है? शताब्दी, सेंचुरी समझते हैं ना, जैसे अभी हम 21वीं शताब्दी बोलते हैं, तो 21वीं शताब्दी कब से शुरू हो जाती है? जब वर्ष 2000 लग गया था। अब 2001, अभी 23 चल रहा है, तो इसको हम 21st सेंचुरी बोलेंगे। कब तक? वर्ष 2099। जैसे ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2100 लिखेंगे, 22वीं सेंचुरी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये सेंचुरी जो थी 19वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, वहां पर ये धार्मिक और सामाजिक, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म्स स्टार्ट हुए थे। क्वेश्चन नंबर है 12, भारत में बहावी आंदोलन, बहावी मूवमेंट, तो बहावी मूवमेंट जो चलाया गया था भारत में, इसको किसने स्टार्ट किया था? शौकत अली, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सैयद अहमद बरेलवी और मोहम्मद अली जिन्ना। ये भी प्रश्न आता है, बहावी आंदोलन क्या था? शॉर्ट नोट्स लिखो, है ना, कौन उसके प्रमुख नेतृत्व थे, कब चलाया गया? तो इसकी स्थापना करने वाले व्यक्ति जो हैं, यानी इस आंदोलन को चलाने वाले हैं, सैयद अहमद बरेलवी, उनके द्वारा चलाया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, थियोसॉफिकल सोसाइटी का मुख्यालय कहाँ पर था? सिंपल सा क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी। अब ये तो सिंपल सा है, अगर इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो इसका सही नाम क्या होगा? तो इसे कहते हैं प्राच्य विद्या संस्था, यानी जैसे थियोसॉफिकल सोसाइटी मद्रास के अड्यार में इसका हेडक्वार्टर बनाया था। तो भारतीय जो ज्ञान है, यानी पूर्व के देशों का ज्ञान है, उसका ये अध्ययन करते थे। क्योंकि जैसे हम पश्चिम की बात करते हैं, तो पश्चिम में क्या है, वहाँ भौतिकवादी संस्कृति है, यानी मशीनीकरण ज़्यादा है। अगर हमें गर्मी लगती है तो वो लोग एसी की खोज कर लेते हैं, उनके यहाँ पर ट्रैक्टर भी जो हैं वो भी एयर कंडीशनड बना लेते हैं। लेकिन हम अपने यहाँ की बात करें, हम ये भौतिकवादी नहीं, हम आध्यात्मिक हैं, हम मानसिक शांति, आध्यात्मिक प्रेम, इन सब की ओर उन्मुख हैं। तो 13 का अड्यार हो जाएगा, मद्रास के अड्यार में। ये थोड़ा सा गलत टाइप है, मॉडर्न एंग्लो ओरिएंटल नहीं, इसे मॉमडन बोलते हैं। मॉमडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? सर सैयद अहमद खां, मिर्जा गुलाम अहमद, नवाब अब्दुल लतीफ़ और मोहम्मद अली जिन्ना। तो यहाँ इस कॉलेज की स्थापना करने वाले व्यक्ति हैं सैयद अहमद खां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किस ईयर में हुई थी? ईयर को लेकर के जरूर क्वेश्चन आ जाता है, और 2 नंबर से सिलेक्शन हो जाता है, 2 नंबर से बाहर भी हो जाते हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बड़ी विडंबना ये है कि यदि आप एक क्वेश्चन से भी आउट हुए हैं तो भी आप फेल हैं, आप 50 क्वेश्चनों से आउट हुए हैं तो भी आप फेल। यहाँ ऐसा नहीं होता है कि अरे मेरा थोड़ा गलत है तो कुछ तो कॉम्प्लीमेंट्री दे दो, कोई कॉम्प्लीमेंट्री नहीं। आप किसी को अगर बोलोगे, अक्सर अगर आप ऐसा बोलते हो कि अरे मेरा तो एक क्वेश्चन गलत हो गया, 2 गलत हो गया, तो आप अगर ये सोचते हैं कि सामने वाला सोचे अच्छा इंप्रेशन है या नहीं, वो यही कहेगा अरे फेल होने के बाद तो सब यही बोलते हैं कि मैं एक क्वेश्चन से फेल हो गया। बेटर बीइंग आप अपनी इस डिफीट को, इस असफलता को जितनी जल्दी एक्सेप्ट कर लें उतना अच्छा है, और आगे बढ़ जाओ, कई बार उस एक एक्स्ट्रा सही करके आ जाओ। तो ये स्थापित हुआ था 1882 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। कोई बता सकता है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अगला है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? तो 83, 84, 85 ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन है। तो इसकी स्थापना 85 में हुई थी, 1885 में, और इसी वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की भी स्थापना हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जब पहला अधिवेशन होता है तो उस पहले अधिवेशन का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? 1885 में आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का गठन हुआ था। इसे माना जाता है कि सेफ्टी वॉल्व के रूप में भारतीय 1857 जैसी बड़ी क्रांति कर चुके थे,
अंग्रेज़ों को कानो कान इसकी खबर नहीं हुई तो कहीं फिर से कोई विद्रोह ना हो जाए। तो ये थे एओ ह्यूम, रिटायर्ड सिविल सर्विस आईसीएस ऑफिसर था वो, और दूसरी तरफ वायसराय था डफरिन। दोनों ने मिलकर सोचा कि हम भारतीयों को एक मंच प्रदान कर दें, एक प्लेटफॉर्म दे दें जिसमें मिलकर वो अपना गुस्सा जाहिर कर पाएंगे, और मंच जब उनको हम देंगे, हम पहले से पता चल जाएगा, तो हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं, यानी तैयारी कर सकते हैं कि आखिर क्या उपाय किए। तो 1885 में इसकी स्थापना हुई बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दर्शाती है स्वयं को, बल्कि वो आगे भी दर्शाती है कि हम किसी एक वर्ग का, एक धर्म का, एक ग्रुप का नेतृत्व नहीं करते, हम सबका करते हैं। तो इनके प्रतिवर्ष जो है सम्मेलन आयोजित होते थे, और सम्मेलन के बाद जो वायसराय था, अंग्रेज था, वो अपनी तरफ से इन मेंबर को दावत देता था, पार्टी अरेंज करता था। तो ऐसा क्या लगाओ, शुरुआत के जो 4 अध्यक्ष इन्होंने बनाए वो चारों अलग अलग धर्मों के बनाए, जिससे ये पता चल सके कि हाँ इसमें सभी धर्म। तो पहले अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी, जिनका नाम इसमें नहीं दिया है, तो हमारा जो उत्तर है वो डी हो जाएगा, नन ऑफ दीज। वैसे याद रखने के लिए डब्ल्यू.सी. ना, तो 4 अलग अलग धर्म के। तो आप बता सकते हैं कि अन्य 3 कौन कौन से थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, नरमपंथी राष्ट्रीयता का युग, योग ना बोल के इसको हम युग या पीरियड की बात करते हैं, ये कब से कब तक रहा। 85 से 1905 तक, 1905 से 1919 तक, 1939 तक, इनमें से। यानी भारत में स्वतंत्रता को लेकर के जो आंदोलन चलाए गए उनकी शुरुआत 1885 से मानी जाती है, और जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल रही तब तक। तो इसको हम अलग अलग वर्गों में इतिहासकार बांटते हैं। नरमपंथी, आपको याद होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2 धड़े हो गए थे। शुरुआत में जो कांग्रेस बनी थी वो अंग्रेजों समर्थक थी, अंग्रेजों ने ही एक प्रकार से बनाई थी। तो उनका ये मानना था कि अंग्रेज जो हैं वो न्यायप्रिय हैं, वो संवैधानिक संस्थाओं में बिलीव करते थे, यानी विरोध करते थे मगर बहुत नाम मात्र का। वो ये कहते थे अंग्रेजों को सूचना नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए अत्याचार होते हैं, हम उन्हें पत्र लिखकर या निवेदन करके उनका ध्यान आकृष्ट करा के चीज़ें सुधार सकते हैं। तो उनको कहा गया था नरम दल। लेकिन जब ये नरम दल वाले काम करते रहे, लेकिन अंग्रेज सुधरने वाले थे नहीं। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल का विभाजन कर दिया तो बंगाल का विभाजन का विरोध कैसे किया जाए, इस बात को लेकर कांग्रेस में 2 गुट बने। एक जो था जिसे हम गरम दल के नाम से जानते हैं, वो कहता था एग्रेसिव होकर के, फ्रंट फुट पर आ करके आंदोलन चलाए जाएं, और दूसरा जो था नरम दल, वो ये बिलीव करता था कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब जाकर के फिर 1906 में एक मीटिंग बुलाई गई, काफ़ी कुर्सियां फेंकी गई। लेकिन नरम दल वाले थे बड़े पॉलिटिशियन, इन्होंने दादा भाई नौरोजी को बुला करके इंग्लैंड से उन्हें अध्यक्ष बनवा दिया। दादा भाई नौरोजी को द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोलते हैं, भारत का वयोवृद्ध पुरुष बोलते हैं। तो विभाजन टल गया, लेकिन 1907 में जब अधिवेशन हुआ रास बिहारी बोस की अध्यक्षता में, तो फिर वहाँ ये विभाजन हो जाता है। और गरम दल के पास लाल बाल पाल के नाम से पॉपुलर हैं ये 3 लीडर, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल, महर्षि अरविंद घोष। तो अब गरम दल का युग स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन है नरमपंथी, तो नरमपंथी का आंसर यही है कि 1885 से 1905 तक का युग होता है। तो कभी कभी जीएस से पढ़ने के, यानी हम ऑब्जेक्टिव पढ़ें तो भी हमें कुछ थ्योरी याद हो जाती है, लेकिन मेरा मानना थोड़ा उल्टा है कि थ्योरी पढ़ो उसके बाद ऑब्जेक्टिव, ज़्यादा बेनिफिट। कांग्रेस के द्वारा स्वशासन के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष के कांग्रेस के अधिवेशन में की गई? कांग्रेस अधिवेशन करती है, स्वशासन को कब उन्होंने अपना लक्ष्य माना, है ना। स्वशासन, इसे इंग्लिश में हम होम रूल भी कह सकते हैं, स्वराज भी बोल सकते हैं। 1905, 1906, 1929 और 1928। तो घोषणा किस वर्ष के कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? 1905। देखो यहाँ इसके 2 उत्तर निकलेंगे। 1905 में भी मानते हैं, 1906, एक बार 1928। मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप यहाँ पर क्या सोच करके सही
डाउट रहे तो ज़रूर कमेंट करना, मैं फिर इसको अगले क्लियर कर। अगले जो क्वेश्चन रहेंगे ये वो क्वेश्चन है जो इनको टाइप तो इंग्लिश में किया गया है, बट ये सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण मिक्स टाइप के हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। एक किताब है, नाम है उसका द आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। तो इस किताब को किस व्यक्ति के द्वारा लिखा गया? अमर्त्य सेन, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय और विक्रम सेठ। ये चारों ही नामी ग्रामी साहित्यकार हैं। इसमें अमर्त्य सेन तो इकोनॉमिस्ट हैं, अर्थशास्त्री हैं, नोबेल प्राइज भी इन्हें मिला हुआ है, लेकिन आजकल विवादों में भी हैं। कुछ इन पर आरोप लगते हैं जमीन अमीन के संबंध में, नहीं पता कितने सही कितने गलत। किताब है आर्ग्यूमेंटिव इंडियन। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप में से कोई बता सकता है? नहीं बता सकते आप लोग तो कमेंट करते ही नहीं है, कमेंट बॉक्स ओपन होने के बाद भी। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ आपकी जानकारी के लिए, अमर्त्य सेन के द्वारा ये किताब लिखी गई थी। नोबेल प्राइज मिला था। भारत में इन्होंने जो अध्ययन किए थे, अन्य देशों में जो अध्ययन किए थे, मुख्य रूप से जो ड्रॉट यानी सूखा या अकाल पड़ता है उसको लेकर के इनकी थ्योरी। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट इन इंडिया। पॉलिटी का क्वेश्चन है। नीचे 4 ऑप्शन में से आपको पहचानना है कि कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है। यानी 3 मौलिक अधिकार होंगे और एक फंडामेंटल राइट नहीं होगा, तो वो आपको यहाँ पर पहचान। पहला आता है राइट टू इक्वालिटी यानी समता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम स्वतंत्रता का अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी संपत्ति का अधिकार। मौलिक अधिकार वे होते हैं जो हमारे या नागरिकों के जीवन को गरिमापूर्ण बनाते हैं। मौलिक अधिकार इन्हें मूल विधि में स्थान मिलता है। मूल विधि का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन में इन्हें स्थान। इनका उल्लंघन कार्यपालिका नहीं कर सकती है। इनके उल्लंघन होने पर हम सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के रेफरेंस में। तो ओरिजिनली 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे, मगर 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा ये जो संपत्ति का अधिकार जो है, इसे फंडामेंटल लिस्ट या फंडामेंटल राइट की लिस्ट से निकाल करके आर्टिकल 300A में शिफ्ट कर दिया गया। अब यह एक विधिक अधिकार बनकर संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं। नेक्स्ट, तीसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। इन 4 में से कौन सा भारतीय संघवाद की विशेषता नहीं है? पॉलिटी ठीक से पढ़ी है तो आप इन शब्दों से भली भांति परिचित होंगे। संघवाद, फेडरलिज्म क्या होता है? ड्वेल गवर्नमेंट यानी कि दोहरी सरकार। अगला ऑप्शन जो है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखित संविधान। तीसरा है सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान की सर्वोच्चता। और चौथा आता है डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का विभाजन। अब बताना आपको यह है कि इन 4 में से कौन सा भारतीय संघवाद की, संघ जो है फेडरल जो होता है, फेडरल का मतलब ट्रू फेडरल हम अमेरिका को मान के चलते हैं कि यहाँ राज्य और केंद्र के बीच में स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा कर दिया जाता है। केंद्र राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है, राज्य केंद्र के मामले में हस्तक्षेप नहीं करता है। विवाद ना हो इसलिए क्या होता है, वहां पर लिखित संविधान रखा जाता है ना, तो शक्तियों का विभाजन भी होता है। भारतीय संघवाद की विशेषता कौन सी नहीं? ड्वेल गवर्नमेंट की बात करें तो दोहरी सरकार हमारे यहाँ चलती है। एक सेंस में देखें तो हाँ चलती भी है, दूसरे सेंस में देखें तिहरी सरकार भी चलती है, और अगर सेंस निकालें तो एकल सरकार चलती है, राष्ट्रपति शासन लगा दो। तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन तो है। संविधान में सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है या सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है या सुप्रीमेसी ऑफ पब्लिक है। डिवीजन ऑफ पावर तो किया गया है 7वीं अनुसूची के हिसाब से। तो ऐसे क्वेश्चन में हमारा जो आंसर आएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म, ऐसे प्रश्न का उत्तर देना इतना आसान नहीं होता है ना। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ये हमारे संविधान की विशेषता।
है, बल्कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हमने लिखा है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम अब इसमें आती है कि विशेषता नहीं है, तो ए को हम यहाँ मानेंगे। शक्तियों का विभाजन तो किया है स्पष्ट रूप से, ठीक, यानी एक यूनियन लिस्ट बनाई है, स्टेट लिस्ट बनाई है, कॉन्करेंट लिस्ट बनाई है, रेसिडुअल पावर जो है वो संसद को दी गई है, तो राइट आंसर इसमें जो आएगा वो ए आएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? ये वही रिपीट हो गया है क्या? नहीं, नए ऑप्शन है इसमें। इसमें पूछा जा रहा है कि कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में नहीं पाई जाती, भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं है। पहला है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बायस, यानी कि संघीय है लेकिन एकात्मकता की ओर झुका हुआ, एकात्मकता, यूनिटरी बायस्ड यानी एकात्मकता की ओर झुका हुआ। दूसरा है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि संसदीय सरकार या संसदीय शासन प्रणाली। तीसरा है फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार। और चौथा लिखा है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली या राष्ट्रपति। तो ये तो सिंपल है, हमारे संविधान में संघीय है लेकिन शक्तियां केंद्र सरकार को ज़्यादा दी, करेक्ट। दूसरा संसदीय शासन प्रणाली है, बिल्कुल करेक्ट, और मौलिक अधिकार भी है, मौलिक कर्तव्य भी है। राष्ट्रपति वाला सिस्टम नहीं है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। राइट आंसर डी। अगला क्वेश्चन है, हु अमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? यानी इन चार में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? कौन संविधान सभा का मेंबर सदस्य? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो राइट आंसर इसमें आता है संविधान सभा के जो मेंबर थे, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 3, इनको डिवाइड कर सकते हो 85 + 4, ये ब्रिटिश कमिश्नरी से थे। और आगे चल कर के क्या हुआ कि जब पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की मांग हुई, सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई थी। इन लोगों ने मिलकर के संविधान बनाया, किसी एक व्यक्ति ने संविधान नहीं बनाया था। महात्मा गांधी जो थे वो संविधान सभा के सदस्य थे। अगला, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? यानी इन चार में से कौन प्रारूप समिति का जो सदस्य नहीं था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, मिस्टर जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, के एम मुंशी। तो ड्राफ्ट कमेटी जिसने ड्राफ्ट तैयार किया था, टोटल 7 सदस्य थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर उसके अध्यक्ष थे। तो उसके मेंबर कौन नहीं थे? तो मेंबर जो नहीं थे वो इसमें 2 नाम आ जाते हैं, एक सरदार वल्लभ भाई पटेल भी इसके सदस्य नहीं थे और जवाहरलाल नेहरू भी इसके सदस्य, है ना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म? ये क्वेश्चन तो हम पूछ चुके हैं, ये इसको हटा देते हैं, ठीक, ये भी हो चुका है। ये रिपीट स्लाइड अब आने लगी है, मुझे लगता है आज के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगली जो क्लास है वो भी आपको रेगुलर मिलती रहेगी, प्लीज़ सब्सक्राइब, और यदि पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट तो कर ही सकते हो। वेबसाइट पर जाकर आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज, क्विज, वो सब चीज़ें अवेलेबल। सो मच एंड गुड लक।